नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे आर्म्स केसेस के बारे में, जो कि मिस्ट्री बन के रह गए। हथियार कहाँ से आए और इनका क्या पर्पस था, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस 1995 के बारे में। 18 दिसंबर 1995 सुबह से पहले एक जहाज उड़ता हुआ आया, बड़े आराम से सीधा पहुंचा जोधपुर, कोलकाता। वो जहाज भरा हुआ था बहुत सारे वेपन्स के साथ, जिसमें बताया जाता है कि AK-47, AK-56 एंड 16,000 गोलियां थी और गोले बारूद थे। और उसमें सवार थे किम डेवी, पीटर ब्लीच और 5 लातवियन क्रू मेंबर्स। अब किम डेवी कौन था? उसका पूरा नाम नील्स हॉलक था और वो दानिश से बिलोंग करता था, जो कि आज डेनमार्क का पार्ट है। और उसके साथ थे पीटर ब्लीच, एक ब्रिटिश था और वो एक्स ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर था। उसने ही वो एयरक्राफ्ट खरीदा था AN-26 लातवियन एयरफोर्स से। ये प्लेन बताया जाता है कि बुल्गारिया से उड़ा, कराची में 14 से लेकर 17 दिसंबर तक खड़ा रहा। और हैरानी की बात यह है कि उसकी वहां पे कोई भी चेकिंग ही नहीं हुई। फिर वहां से उड़ा और वाराणसी में लैंड हुआ था और फ्यूल रिफिल करवाया गया। तो दोबारा ईस्ट में चला गया और कोलकाता जैसे ही पहुंचा तो उसने वहां से अपना रूट डिवाइड कर लिया। ये प्लेन ढाका जा रहा था, तो उसने वहां से पुरुलिया के आसपास के गांव में आके गन्स ड्रॉप किए और आर्म्स ड्रॉप की। आखिर पुरुलिया ही क्यों क्यों वहां पे ही ड्रॉप किए गए, इसका क्या संबंध था? और ये एरोप्लेन जो था, एयरक्राफ्ट, बाद में ढाका के लिए रवाना हो गया। पुरुलिया में किए गए आसपास के 3 गांव में ये 3 क्राफ्ट बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गए। अब आती है बात 1955 में शुरू हुए आनंद मार्ग की, जिसका हेडक्वार्टर पुरुलिया में ही था। आनंद मार्ग दुनिया के 180 कंट्रीज में पहुंच गया था। हर जगह पे उनके भगत थे और किम डेवी भी एक उनका भगत था। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आनंद मार्ग के लोगों को विरोध करती थी और 1982 में उन्होंने उनके 13 लोगों को मार दिया था, जिनमें 2 नून भी शामिल थे, क्योंकि उनका आरोप था कि आनंद मार्ग कुछ अलग तरीके से भगवान को मानने में विश्वास करते हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं था, क्योंकि आने वाली जनरेशन का गॉड पे बिलीव उठ जाना था। और बताया जाता है कि वहाँ के लोग स्कल के साथ भी डांस करते थे। उन दिनों बंगाल में आनंद मार्ग का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। अब सवाल ये है कि किम डेवी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि किम डेवी भी आनंद मार्ग का ही भगत था और वो डेनमार्क में लाखों स्कूल्स और हॉस्पिटल बनवा चुका था। वो इनके साथ 1982 से जुड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब फंडिंग कैसे हो रही थी और ये हुआ कैसे? पीटर ब्लीच ने बताया कि किम डेवी ने उसको मिलने के लिए बुल्गारिया बुलाया था और वहीं पे ये सब प्लान डिस्कस हुआ था। पीटर ब्लीच ने एयरक्राफ्ट खरीदा और 5 लातवियन क्रू को मनाया और बुल्गारिया से उड़ा ये जहाज। वेपन्स ड्रॉप करके ये जहाज सीधा ढाका पहुंचना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते परमिशन नहीं मिली और ये जहाज सीधा पहुंचा फुकेट, थाईलैंड में। और अब आता है असली क्लाइमैक्स। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही प्रेशर था इस चीज़ को लेकर, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे और रा के खिलाफ भी। ये सब हुआ कैसे कि प्लेन को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया और उसमें सवार 7 लोग, जिनमें पीटर ब्लीच, किम डेवी और 5 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन बहादुरी देखो इनकी, फुकेट से वापस आते हुए किम डेवी ने इंडिया का रास्ता चुना, क्योंकि ये जहाज वापस कराची जाना था। तो ये जहाज चेन्नई में रिफ्यूलिंग के लिए उतरा और मुंबई के लिए रवाना हो गया। तो एयरफोर्स के चीफ ने ये रडार पे चेक किया कि चेन्नई से एक जहाज मुंबई की तरफ आ रहा है और उसका कोई भी सिग्नल हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने सीधा जहाज के साथ कांटेक्ट करके उसे इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मुंबई में बोला। तो जैसे ही मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो वहाँ पे किम डेवी और पीटर ब्लीच और उनके साथ 5 लातवियन क्रू पाए गए और इनको उतारा गया। और सबसे बड़ी बात जानने की ये है कि उतारने के लिए वहाँ से इनसे किराया मांगा गया कि आपको एयरक्राफ्ट उतारने के लिए किराया देना पड़ेगा। तो वहाँ पे किम डेवी को लेके एक कार चली गई और किम डेवी हो गए गायब। अब सवाल ये है कि वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी महाराष्ट्र के MP की थी और उसने किम डेवी को नेपाल छोड़ा था और नेपाल से वो वापस डेनमार्क के लिए निकल गए थे। तो किम डेवी ने ये 2011 में टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में बताया और उन्होंने बताया कि उस टाइम के PM PV नरसिम्हा राव भी इस केस में उनके साथ शामिल थे और राव के कई एजेंट भी शामिल थे और रडार बंद किया गया था ताकि एयरक्राफ्ट जब कोलकाता से पुरुलिया की तरफ मुड़ा तो वो कैप्चर ना हो पाए।
और पीटर ब्लीच ने भी ऐसा बताया कि उन्होंने भी यूके की इंटेलिजेंस को M15 को इन्फॉर्मेशन दी थी इस केस के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको करने दो और हम बाद में देखेंगे। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि इतने आर्म्स क्यों चाहिए थे? सेल्फ डिफेंस के लिए इतने आर्म्स की तो ज़रूरत नहीं थी, और इतने ग्रेनेड और इतनी मिसाइल्स उसमें थी कि वो एक छोटी वॉर डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। और किम डेवी अभी डेनमार्क में एक कंपनी में जॉब करते हैं, और पीटर ब्लीच जो हैं वो अपना यूके में रेस्टोरेंट चलाते हैं। और जो 5 लातवियन क्रू मेंबर्स थे वो आराम से उन्होंने रशिया की वहाँ पे सिटीजनशिप ले ली थी, और बाद में वाजपेयी की गवर्नमेंट ने रशिया के साथ समझौते में और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे को रफा दफा कर दिया था। 2009 नवंबर 2009 ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस को स्पेसिफिक इनपुट मिले थे कि एक कार्गो शिप एनवी फ्रैंकॉप ईरान से आने वाले वेपन्स और अम्यूनिशन ले जा रहा है, जो आगे जाकर हिजबुल्लाह तक पहुंचाने वाले थे। शिप उस वक्त इजराइल के कोस्ट से लगभग 160 किलोमीटर दूर साइप्रस के करीब इंटरनेशनल वाटर्स में थी। 4 नवंबर 2009 को इजरायली नेवी ने एक मिसाइल बोट में एमवी फ्रैंकॉप को रेडियो मैसेज भेजा। शिप को हाल्ट करने और इंस्पेक्शन के लिए तैयार रहने को ऑर्डर दिए गए। थोड़ी देर बाद इजराइल के इलाइट नावल कमांडोस शायात 13 ने शिप पर बोर्डिंग की। कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, क्रू ने कॉपरेशन की। इजरायली नेवी ने कहा क्रू को वेपन्स के बारे में जानकारी नहीं थी। इंस्पेक्शन के दौरान कमांडर्स ने शिप के कंटेनर्स खोले, जहां सिविलियन कार्गो के बीच हथियारों से भरे हुए क्रेट पड़े थे। सैक्स ऑफ पॉलीथीन के पीछे और कंटेनर्स वॉल्स के पास मैसिव आर्म्स कैचे केयरफुली कंसीडर थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म किया कि दर्जन ऑफ कंटेनर्स लार्ज क्वांटिटी में वेपन्स थे, जो सिविलियन कार्गो के रूप में डायग्नोस किए गए। बोर्डिंग के बाद इजरायली नेवी ने शिप को अशोदद पोर्ट तक स्कॉट किया, जहां फुल स्केल इंस्पेक्शन की गई। आईडीएफ के मुताबिक ये वेपन्स पहले बंदर अब्बास ईरान से निकले, 25 अक्टूबर 2009 को इजिप्ट पहुंचे, फिर वहां से एमवी फ्रैंकॉप पर लोड हुए। प्लान रूट था वहां से डमीटा, साइप्रस और सीरिया। इजरायली इंटेलिजेंस को शक था कि यह शिपमेंट आखिरकार हिजबुल्लाह को मिलने ही वाली थी। यह बहुत ही सेंसिटिव था क्योंकि 2006 लेबनान वॉर के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह को आर्म सप्लाई पर बैन था, और 2010 में रेजोल्यूशन 1929 ने ईरान के इलीगल आर्म्स एक्सपोर्ट को सीज करने की अथॉरिटी दी थी। इजरायली नेवल चीफ ने कहा इस शिप पर मिलने वाले वेपन्स ऑपरेशन NOAH आर्क से 10 गुना ज्यादा थे। सीज्ड वेपन्स आईडीएफ के मुताबिक 9000 मोर्टल शेल्स, 2125 रॉकेट जो 107 mm के और 690 रॉकेट्स 122 mm, 21,100 हैंड ग्रेनेड और 5 लाख के करीब AK-47 राउंड्स, और टोटल वेट 320 टन था। आईडीएफ ने कहा यह शिपमेंट हिजबुल्लाह के टोटल वेपन स्टॉक का लगभग 10% थी। इजराइल के हाथ ये शिपमेंट सबसे बड़ी आर्म सीजर थी। अगले दिन 5 नवंबर 2009 को इजराइल ने 44 कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर्स, 27 आर्मीज के मिलिट्री, इंटरनेशनल मीडिया को अशोद पोर्ट इनवाइट किया था, ताकि सीज्ड वेपन्स को पब्लिकली डिस्प्ले किया जाए। एमवी फ्रैंकॉप केस ने यह क्लियर कर दिया मॉडर्न वेलफेयर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, ये शिपिंग लेन्स, पोर्ट्स और इंटरनेशनल वाटर्स तक फेल हो चुकी हैं। और एक कार्गो शिप जो सिविलियन माल ले जा रही थी और मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को हिला देने वाली वेपन सप्लाई का हिस्सा थी। और अब तीसरा और लास्ट में बात करते हैं बांग्लादेश वेपन केस के बारे में। 1 अप्रैल 2004 की रात बांग्लादेश के चट्टोग्राम शहर में कर्नाफुली रिवर के किनारे स्थित चट्टग्राम यूरिया फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी CUFL एक रूटीन रात जैसे शुरू होती है। लेकिन इसी रात बांग्लादेश पुलिस और कोस्ट गार्ड एक ऐसे ऑपरेशन को रोक देते हैं जो कि बाद में बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्म स्मगलिंग केस हो जा सकता था। जेटी पर 2 इंजन बोट से 10 ट्रक्स में मैसिव क्वांटिटी में इलीगल वेपन्स और अम्यूनिशन लोड किए जा रहे थे। अगली सुबह जब सीजर की जानकारी सामने आती है तो पूरा साउथ एशिया हिला देता है ये खुलासा।
इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये पूरा कंसाइनमेंट इंडियन मिलिट्री ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी यूएलएफए के लिए था। यूएलएफए असम को इंडिया से अलग करने की मांग करता है और 1979 से लेकर अब तक हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यूएलएफए का मिलिट्री चीफ परेश बुरा, जो उस वक्त ढाका में रह रहा था, बाद में इस केस के लिए अक्यूज्ड बना। इस इंसिडेंट के टाइम बांग्लादेश में सरकार थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसकी फोर्थ पार्टी अलायंस की। मीडिया और इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि इतनी बड़ी स्मगलिंग ऑपरेशन बिना हाई लेवल पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। सीज्ड वेपन्स में 4,930 फायर आर्म्स, 27,000 ग्रेनेड, 840 रॉकेट लॉन्चर्स, 300 रॉकेट्स, 2,000 ग्रेनेड लॉन्चिंग ट्यूब्स, 6400 मैगजीन्स और 12 लाख बुलेट्स थी। ये सारा माल CUFL जेटी पार बोट से ट्रक्स में लोड किया जा रहा था। 3 अप्रैल 2004 को करनफुली पुलिस स्टेशन के OC अहारन रहमान ने केस फाइल किया। बाद में इन्वेस्टिगेशन नेशनल CID को ट्रांसफर हुई। 2004 में 45 लोगों पर स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत चार्जेस लगे। 43 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत चार्जेस लगे। 2007 के बाद बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस आया। केयर टेकर गवर्नमेंट ने 160 से ज़्यादा पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन पर करप्शन केस फाइल किए। 2008 के इलेक्शंस के बाद अवामी लीग सरकार में आई और इस आर्म्स स्मगलिंग केस को और अग्रेसिवली परस्यू किया गया। 2009 में 2 अक्यूज्ड मोहम्मद हफीजुर रहमान और दीन मोहम्मद ने मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि ये स्मगलिंग ऑपरेशन डायरेक्ट सुपरविजन में हो रहा था यूएलएफए चीफ पारेश बरू के। उनका दावा था कि MPs, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, NSI और DGFI के ऑफिसर सब इस ऑपरेशन के वकालिफ। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने पहले सच बोलने की कोशिश की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। 2012 में ट्रायल्स ऑफिशियली शुरू हुए। CUFL के फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर हुसैन खान ने कोर्ट में कहा कि इंडस्ट्री सेक्रेटरी नरून आमीन को आर्म्स स्मगलिंग की पहले से जानकारी थी। फिर आता है कि नया चैप्टर। 6 नवंबर 2024 बांग्लादेश हाई कोर्ट में डेथ रेफरेंस और अपील्स की हियरिंग होती है। 18 दिसंबर 2024 हाई कोर्ट 4 अक्यूज्ड को अक्यूट कर देते हैं और फिर 14 जनवरी 2025 हाई कोर्ट 6 और अक्यूज्ड को अक्यूट करता है और कुछ खास लाइफ लेसन्स को रिड्यूस करता है। परेश बरुआ की सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट से घटाकर 14 साल कर दी जाती है। चट्टोग्राम का 10 ट्रक्स आर्म्स हॉल सिर्फ एक स्मगलिंग केस नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि टेरर नेटवर्क्स बॉर्डर नहीं मानते। पॉलिटिकल पावर और इंश्योरेंस कभी भी मिल जाती है और सच को सामने आने में सालों हटा के डिकेड्स लग जाती हैं। साउथ एशिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप में ये केस आज भी एक डार्क बट डिफाइनिंग चैप्टर माना जाता है।